नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। उत्तर प्रदेश सरकार का, अगर योगी सरकार का कहें तो ये 8वां बजट पेश हो चुका है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह बजट पेश किया है और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। 7.36 करोड़ रुपए का ये बजट पेश किया गया है। इसमें हर वर्गों का ध्यान रखा गया है। आपको बता दें कि धार्मिक स्थानों पर जाने के लिए सड़कों के लिए 1750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। साथ ही राज्य की सड़कों की देखरेख के लिए 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ औद्योगिक क्षेत्रों की ओर जाने वाली सड़कों को 4 लेन करने के लिए 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस बजट में रेलवे के ओवरब्रिज के लिए 1350 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के लिए 1500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। शहर और कस्बों में जाम से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज के लिए 400 करोड़ की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 2057 करोड़ 76 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 500 करोड़ की धनराशि इस बजट में व्यवस्थित की गई है। साथ ही साथ तमाम ऐसी बातें की गई हैं। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 400 करोड़, वायुयान द्वारा यात्रियों की संख्या में 19.2% की वृद्धि की गई है। अयोध्या में एयरपोर्ट की स्थापना एवं विस्तार हेतु 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन हेतु 1100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना कार्य एवं भूमि क्रय हेतु 1150 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। MBBS की सीटों की संख्या 1840 से बढ़ाकर 3828 हुई है। अब कुल 9078 सीटें उपलब्ध कराई गई हैं। अब आपको बताएं, ये लगातार आपको हम बता रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं की गई हैं। सारी व्यवस्थाएं की। को जाने वाली सड़कों के लिए आपको मैंने बताया, नहरों एवं सरकारी नलकूप के से किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा है। 1100 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नदी में सुधार एवं कटाव परियोजना नाबार्ड के लिए 1530 करोड़ 60 लाख रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्थाएं की गई है। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिए 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 70 करोड़ रुपए की व्यवस्था डार्क जोन के जो असफल 569 नलकूप हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। आप जल जीवन मिशन हेतु 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जिसमें 200 करोड़ रुपए की धनराशि अनुरक्षण मद हेतु है। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1020 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। वर्षा जल संचयन एवं भूजल संवर्धन योजना हेतु 80 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 51% अधिक है। ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग एवं
चेक डैम निर्माण हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है, जो वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 23% अधिक है। ये 23% अधिक वाटर ग्राउंड रिचार्जिंग एवं चेक डैम निर्माण हेतु के हेतु 65 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों के लिए 2881 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। धर्मार्थ मार्गों हेतु विकास सेतु के लिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि 1750 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। राज्य सड़क निधि से सड़कों के अनुरक्षण के लिए 300 करोड़ रुपए के निर्माण की बात की गई है। आपको इस बजट ब्रेकिंग के माध्यम से सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये बातें हम आपको दिखा रहे हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चल रही, युवा, महिलाएं, किसानों के लिए कई नीतियां हैं, ऐसा सुरेश खन्ना ने कहा है। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने एक शायरी भी बोली है, हौसले दिल में जब मचलते हैं, आंधियों में चिराग जलते हैं। यानी कि आंधियों में चिराग जलाने की कोशिश की गई है इस बजट में। अयोध्या बड़ा पर्यटन केंद्र बना है, ऐसा खन्ना का कहना है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, ऐसा अयोध्या बड़ा पर्यटन का केंद्र बन गया है। सरकार की नीतियां ज्ञान के उत्थान के लिए समर्पित हैं, ऐसा कहना है। कानून व्यवस्था में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। जीआईएस से मिले 40 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव है। 1.10 करोड़ को मिला रोजगार, यानी कि 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को रोजगार मिला है। संगठित अपराध खत्म हुए, औद्योगिक क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। अपराध और भयमुक्त वातावरण दिया गया है। कई बड़े आयोजनों को संपन्न कराया गया। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये। वास्तव में 7.36 करोड़ रुपए का बजट जो पेश किया गया है, ये राजकोषीय घाटा 3.46% का बताया गया है। तो ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। 7.36 करोड़ रुपए का बजट ये पेश किया गया है 2024-25 के लिए। करीब 1 लाख किसानों को सीधे फायदा पहुंचाया गया है। ट्यूबवेल के माध्यम से 27 लाख किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं। वित्त मंत्री खन्ना ने जो बजट पेश किया है, प्रदेश में 2.4% बेरोजगारी दर घटी है। प्रदेश में संगठित अपराध का सफाया हुआ है। गन्ना किसानों को समय से भुगतान किया जा रहा है। ये सारी बातें इस बजट में उल्लिखित की गई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है, ये बातें कही गई हैं। आज पूरे विश्व में अयोध्या की पहचान है, यह बात सही है। समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चल रही हैं। युवा, महिलाएं, किसानों के लिए नीतियां बनी हैं। तो आज इसी उत्तर प्रदेश के बजट पर हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। चंचल यादव, सपा प्रवक्ता, प्रमोद कुमार दीक्षित, नेता भाजपा, और दिनेश यादव, प्रोफेसर अर्थशास्त्र। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे हम करेंगे कि सबसे पहले तो जो हमारे अर्थशास्त्री हैं दिनेश यादव जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत हम करेंगे कि अगर जो उत्तर प्रदेश के इतिहास में देखा जाए, जैसा कि सुरेश खन्ना जी ने कहा है कि अब तक का उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है। 7.36 करोड़ रुपए का यह बजट पेश किया गया है। इस बजट को आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि क्या सुरेश खन्ना ने क्या क्या कुछ कहा है। जो किसानों के लिए व्यवस्था की गई है, महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, जल संरक्षण के लिए जो व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या लगता है कि ऐसे पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि ये व्यवस्थाएं इसमें हो जाएंगी? और ये व्यवस्थाएं अगर जो की गई हैं तो क्या इसे चुनावी बजट कहा जा सकता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है? जी देवेंद्र जी, अगर लोकसभा इलेक्शन को भी देखा जाए, यहाँ आगे आने वाले 2 से 3 महीने बाद लोकसभा इलेक्शन है। अभी अंतरिम बजट भी हमारा आया था 1 फरवरी को। तो उसके बाद अगर देखा जाए तो अंतरिम बजट आने के बाद से उम्मीद जताई जा रही थी
कि जो यूपी का बजट होगा वो गरीब, युवा, महिला और किसानों के ऊपर केंद्रित रहेगा। इस बजट जो आज प्रस्तुत की गई है माननीय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा, इसमें स्पष्ट हुआ है कि ये जो बजट है ये गरीबों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए या फिर कहें तो महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। और इस बजट से महिलाओं को भी फायदा हो रहा है। काफी महिलाओं को लखपति दीदी जैसे बनाई जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के हम्म। बजट के थ्रू, वैसे ही हमारे यूपी में भी महिलाओं के लिए बेनिफिट मिल रहा है। उसके बाद अगर युवाओं को देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। 40 लाख करोड़ का जो अभी इन्वेस्टमेंट का आया है कि नहीं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इससे इन्वेस्टमेंट से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो नए लोगों को रोजगार मिलती है। जैसे अभी बताया भी गया कि जो बेरोजगारी दर है वो 2.4% रही है। यानी हम अगर देखें तो और अन्य राज्यों से तुलना करें तो बेरोजगारी दर की स्थिति में हम काफी सही हैं, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पा रहे हैं। युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पर्यटन के क्षेत्र में भी जैसे अयोध्या को अभी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या के साथ साथ आगरा, अयोध्या, काशी, मथुरा, वाराणसी और प्रयागराज को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो इससे आने वाले समय में प्रदेश के युवाओं को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। साथ ही शिक्षा के भी नए उद्यम खुलेंगे। इसमें कई सारे शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, शिक्षा के खर्च को बढ़ाया गया है। अगर प्रदेश सरकार के बजट को देखें, हाँ यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, अगर केंद्र सरकार की बजट को देखें, प्रदेश सरकार के बजट को, यहाँ पे एक चीज आती है, अंतरिम बजट के राज्य सरकारों के पास बहुत कुछ नहीं रह जाता है कि बजट को बहुत विस्तृत कर सके या समाज के सभी वर्गों को बजट का हिस्सा उपलब्ध करा सके, सभी के कल्याण के लिए काम कर सके। क्योंकि अंतरिम बजट जो होता है वो 3 महीने के लिए अभी प्रस्तुत किया गया था केंद्र का, और केंद्र के बजट के हिस्से में प्रदेश की सरकारों का भी हिस्सा होता है, प्रदेश का भी हिस्सा होता है। इसलिए एक ब्रॉड लेवल के फिगर नहीं आने के बावजूद भी वित्त मंत्री जी ने एक बहुत शानदार बजट पेश किया गया है। ये प्रदेश के कल्याण के लिए और कानून व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बेहतरी का एक मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जी बिल्कुल। हम चंचल यादव जी के पास जाना चाहेंगे, सपा प्रवक्ता है। आपकी नजर में यह बजट कैसा रहा? देखिए दिलीप जी, मैं इस बजट के बारे में ये कह सकता हूँ कि भाषीबाजी, चुगलीबाजी के अलावा इससे नौजवान, महिलाएं, हर वर्ग से, हर तबके में ज्यादा हुई बड़ी ये वादी करते हैं हर बजट में। बड़ी 8वां बजट सरकार थी, तो ये सारे बजट में इन्होंने वादा किया था कि वाराणसी में, गोरखपुर में और कई सारे, और 8वें बजट में ये देख रहे हैं मेट्रो का, तो मेट्रो चल रही है क्या? इसी तरीके से जो इन्होंने वादा किया था किसानों की बिजली माफ कर देंगे, चले बजट की बात, किसानों की बिजली माफ जुमला साबित हुआ। इन्होंने वादा किया था कि हम डेटा फ्री देंगे, टैबलेट, लैपटॉप के साथ साथ में डेटा भी फ्री देंगे। आज जो हमारा नौजवान जो है ऑनलाइन पढ़ाई करता है, वो एक आधे घंटे, 1 घंटे के अंदर हाई स्पीड से डेटा खत्म हो जाता है, और साले इतना महंगा डेटा है। और ये 12 महीने के बजाय वो अगर देखते जाए, पूरे जोड़े जाए 12 में, तो 13 महीने के आदमी को पेमेंट करना है। उसके ऊपर सरकार कोई पॉलिसी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अभी आपने देखा कि जो भी ये वादे किए हैं, ये केवल हवाई काम हो रहा है सरकार का। बस बेरोजगारी की कभी बात की, बेरोजगारी दर कम हो गई। मुझे एक चीज बताइए, आपने, मेरे पास एक डेटा है, अभी ये क्या नाम आपका, आम बजट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का था, उसमें भी इन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी दर कम कर दिया। लेकिन आप मुझे क्या ये चीज बताएंगे कि जो तकरीबन 15 करोड़ पूरे देश में मनरेगा के तहत जो लोगों को रोजगार मिल रहा है, 100 दिन की जो गारंटी है, उसमें केवल 40 दिन अवसर मिल पा रहा है। इसको भी आपने रोजगार दे दिया, आपने काउंसिलिंग कर ली है। उसी तरीके से आप जो है बहुत सारे ऐसे हमारी स्वरोजगार महिलाएं जो हैं, जो स्वयं सेवी महिलाएं हैं, उनको भी आपने रोजगार के डेटा में जोड़ लिया है, सब रोजगार दे दिए हैं।
वो सब हवा हवाई है, सरकार उनको कुछ दे नहीं रही है, केवल हवा हवाई है। और इसमें केवल डेटा केवल जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं हैं और लखपति बनी है दीदियां, तो क्या वो गलत डेटा आप बता रहे हैं? लखपति दीदियां इनके केवल प्रचार प्रसार में है, डिजिटल मीडिया, डिजिटल में सुबह सुबह या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो है ये पूरे देश प्रदेश में ज्ञान फैलाते हैं। बताइए ना कौन सी लखपति दीदियां हो गई, महंगाई इतनी चरम पे है, लोगों ने जो गैस सिलेंडर रिफिल कराना छोड़ दिया है। आपके पास डेटा होगा अगर आप देखिए उसके ऊपर, तो इतना कर दी है। अभी हम लोगों ने लगातार में इलाहाबाद विद्यालय के अंदर आंदोलन किया कि भाई जो है 30 और हॉस्टल की जिससे आपने 4 गुना बढ़ा दी है, उसके ऊपर सरकार ने काम रिव्यू नहीं देगा। तो आज गरीब आदमी अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगा, इसके लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ाई करेगा? किसानों क्या है, दुगनी करने की बात कही थी, किसानों की लागत दुगनी हो गई है। उन्होंने क्या कर रखा है, बजट में क्या हो रखा है? इन्होंने सम्मान निधि का सपना दिखाया कि हम सम्मान निधि बढ़ाएंगे लोकसभा वाले इसमें आम बजट में, क्योंकि उसमें क्या हुआ, वहां भी कुछ हवा हवाई निकला, वही 6,000 रुपए। सिंचाई इतनी महंगी हो गई, बिजली इतनी महंगी हो गई। आपको बता दें आम परिवार आज के समय में बिजली के बिल से इतना परेशान है, क्या पूछती है मत। गाँव में जो एक बेचारा गरीब जिसके पास एक बल्ब और एक दो लाइट जलती है, उसकी 1500 2,000 बिजली के बिल आ रहे हैं। ये सब लूट के सारे डिपार्टमेंट, सारे विभाग है। इन्होंने कहा सिंचाई मुक्त कर देंगे, आप सिंचाई मुक्त इन्होंने क्या किया है, उसका कोई व्यवस्था इनके पास नहीं है। नहरों में पानी जैसे आता पहले पानी नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो सिंचाई के पैसे। जवाब भी ले लीजिए सर, उसके बाद फिर आगे की बात कीजिएगा। प्रमोद कुमार दीक्षित जी भाजपा नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आपने बात सुना होगा चंचल यादव जी का, तमाम आरोप लग रहे हैं। देखिए, चंचल यादव जी को बेरोजगारी का डर सता रहा है। मैं आपको बताऊं कि सपा के लोग इस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस प्रकार से लूट फूक में व्यस्त थे, अपराधों का बोलबाला था, विकास कार्य अवरुद्ध थे, एक सड़क बनाकर, एक हाईवे बनाकर पूरी जिंदगी से वही चिल्लाते हैं। इन लोगों को लगकर एक काम है कि इन्होंने एक एक्सप्रेसवे बना दिया। अगर विकास और एक्सप्रेसवे और सड़कों और ग्रामीण सड़कों के आधार पर किसी प्रकार से अगर चुनाव का रिजल्ट आए, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व, योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार को लगभग 80 से 85% वोट कास्ट का मिलना चाहिए। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता और प्रवक्ता हैं, इन लोगों ने हिंदुत्व पर हमला कराने के लिए, हिंदुत्व पर लगातार हमला कराने के लिए एक आदमी स्वामी, जिसके नाम में ही स्वामी है, वो उसको जोड़ा हुआ है। ये हिंदुत्व को गाली दिलाकर, गाली देकर किसी प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण चाहते हैं, ये हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। इसके लिए ये और इनके मौलाना लगे हुए हैं, इनके पार्टी समर्थित जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके जो मौलाना टाइप के लोग हैं, वो दंगा भड़काने के लिए पूरे प्रदेश और भारत में प्रयासरत हैं। इनको अब किसी प्रकार से ये अवसर नहीं रह गया कि आखिर ये विकास पर कौन सी बात करें। सड़कें इनसे कई गुना बन गई हैं। जहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं थे, अब जिले पर मेडिकल कॉलेज बन गए। उनमें अधिकांश में काम शुरू हो गया है, अधिकांश कुछ शुरू भी हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज में अधिक काम हो गया है कि इनको लगता है कि विकास के स्टेज पर लड़ने में भारतीय जनता पार्टी की नीत सरकार, मोदी जी का नेतृत्व, राम मंदिर बन गया है। अभी तक ये लोग चिल्लाते थे, मेरे एक मित्र हैं समाजवादी पार्टी में, विधायक रहे हैं 4 बार, वो कहते थे कि अगर तुम राम मंदिर बनवा दो तो मैं तुम्हारे साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूंगा। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी, अब मैंने राम मंदिर आपने बनवाया है क्या? एक हमारे परिवार का, उनको हमने बताया, हमने कहा अब तो ये डेट भी बता दिए और राम मंदिर भी बनवा दे, कब ज्वाइन कर रहे हो। तो अब उनका चेहरा देखने लायक हो गया था। तो इन लोगों को ना तो विकास से मतलब है, इनका इस समय अपराधियों पर जो
जो इनके अपराधी समाज को भयग्रस्त करते थे, जो त्रस्त करते थे, लूट फूट करते थे, चोरी करते थे, लूट करते थे, राजनी करते थे, वो आज की तारीख में डरे लुके छिपे रह रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि इनके समर्थित बदमाशों का माननीय योगी जी की सरकार ने, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस सरकार ने सफाया कर दिया है। या तो वो जेल के अंदर हैं और या वो कहीं न कहीं किसी दोजख में चले गए हैं। इस दोजख में भेजे जाने के चंचल यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हम आएंगे अपने अर्थशास्त्री के पास, अपने अर्थशास्त्री महोदय के पास। चंचल जी की समाज में देवेंद्र भाई, उनके ऊपर जो ठीक है आएंगे दीक्षित जी आएंगे आपके पास। दीक्षित जी, ये लोग बहुत तकलीफ में हैं और ये लोग वास्तव में बेरोजगार हो रहे हैं। इनके लोगों के यहाँ पता है, बीजेपी के प्रवक्ताओं को झूठ की ट्रेनिंग दी जाती है सरकार और इनके यहाँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक झूठ को एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 3 बार बोलो, बोलते रहो, ऐसे झूठ बोलते ही है। मैं आता उनके जवाब देता हूँ, सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि हमने सड़कें बनवाई, ये सड़कें ऐसी बना रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त, हर साल एक गड्ढा मुक्त करते हैं, कोई ऐसी रोड नहीं है जहां पे गड्ढे ना हो। इस तरह के लोगों को दूसरी बात, इसका डर है। देवेंद्र जी शांत करें तो मैं बोल पाऊंगा। दीक्षित जी, दीक्षित जी, हिंदू मुस्लिम सारे दीक्षित जी, राम मंदिर के बनने से प्रसन्न है दीक्षित जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम आएंगे, उसमें भी आएंगे, राम मंदिर पे भी आएंगे, काशी कॉरिडोर पे भी आएंगे, हम आएंगे। दीक्षित जी हम आएंगे आपके पास, पहुंच रहा था। ठीक है सर, ठीक है। जल जीवन मिशन से, अरे आप जो कह रहे हैं मान ले रहे हैं, लेकिन से योगी जी के ठीक है प्रयासों से ठीक है, गांव में जल पहुंच गया है। ठीक है, इनको ठीक है, मालूम है, ठीक है, सारी बातें सही है, आपकी सारी बातें सही है। प्रमोद कुमार दीक्षित जी, एक नेताजी शांत रहिए थोड़ा सा। में प्रदेश के इतिहास में ये सबसे बड़ा बजट है। चंचल जी आप अपनी बात रखिए, चंचल जी आप अपनी बात रखिए। इसको स्पष्ट रूप से रखा कि देखिए ये बजट देश के प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़ा। चलिए जी, चंचल जी अपनी बात रखिए। मंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं, आदर्श गांव बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे। अभी इनसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में 17 स्मार्ट शहर आपने बना दिए 10 साल में, कहाँ बने हैं वो? इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। 17 स्मार्ट शहर कहाँ बनाया आपने? आपने कहा था कि हर सांसद हर साल एक गांव गोद लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि बड़े नेता नहीं बता पाए हमने कौन सा गांव गोद लिया था, उस गांव का नाम क्या है। जो भाजपा के नेता चिल्ला रहे हैं मैं चैनल पे बैठ करके, और जो टाइप रिकॉर्डर रिकॉर्ड कर रहे हैं उसको बोलना केवल है, जवाब नहीं देना इनको है। ये भी बता नहीं पाएगा हमने कौन सा गाँव गोद लिया था, कौन से एक गाँव का नाम नहीं बता पाएंगे। दूसरा मैं आता हूँ बातों पे। तो चलिए हम सभी मेहमानों को रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे और सीधे लिए चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश विधानसभा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। मैं इसके लिए वित्त मंत्री, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी पूरी टीम को इस समग्र विकास और समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा को सार्थक बनाने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस बजट के लिए हृदय से बधाई देता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आस्था, अंत्योदय और अर्थव्यवस्था को जो समर्पित हमारा आज का ये बजट है, ये अब तक का उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। 7,36,437 करोड़ रुपए का ये बजट, यानी 7 लाख की सीमा को क्रॉस किया है। अगर आप देखेंगे 2023-24 की तुलना में बजट में 6.7% की वृद्धि इसमें की गई है। और अगर आप देखेंगे कि प्रदेश का जो बजट का आकार में जो बढ़ोतरी हुई है, यह बजट प्रदेश
प्रदेश की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की डबल इंजन सरकार की जो प्रतिबद्धता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, उनके उस विजन को सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास, इन सब को समर्पित करते हुए डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी यह प्रस्तुत करता है। बजट में जो कुछ चीजें हैं जो हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण और मायने रखती है, वह है कि पहली बार 2,03,782 करोड़ 38 लाख रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। यानी यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब पैसा खर्च होगा तो वह रोजगार का सृजन भी करेगा और अर्थव्यवस्था को उतनी ही सुदृढ़ भी करेगा। हमारी सरकार प्रारंभ से ही इस बात पर ध्यान देती रही है कि हमें समग्र विकास की अवधारणा पर कार्य करना है, पिक एंड चूज नहीं। उस समग्र विकास की अवधारणा का ही परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के दायरे को हम बढ़ाने में सफल हुए। अगर 16-17 की तुलना में प्रदेश की जीडीपी को अगर आप देखेंगे, ये लगभग 12-12.5 लाख करोड़ रुपए की थी और अब उत्तर प्रदेश की जो हम लोग 24-25 में जीडीपी की बात करेंगे, वह 25 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग दुगनी से अधिक वह उत्तर प्रदेश की जीडीपी को बढ़ाने में सफल होगी। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर जिन अन्य मुद्दों पर हम लोगों ने फोकस किया, उसमें इस दौरान प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश जो देश की 2016-17 में छठी अर्थव्यवस्था थी, आज वह नंबर 2 की अर्थव्यवस्था देश की बन चुकी है। हम इसमें सफल इसलिए हुए क्योंकि हमने कर चोरी को रोका, रिफॉर्म किए, रेवेन्यू लीकेजेस को हर स्तर पर समाप्त करने के लिए जो भी उपाय हो सकते थे, सरकार ने, विभिन्न विभागों ने इसके लिए कार्य किया और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश एक रेवेन्यू सरप्लस प्रदेश बना है। प्रदेश में पिछले 7 वर्ष में राजस्व में हमने कई गुना वृद्धि की है, बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए हुए, यानी कॉमन मैन को टच किए बगैर उन्हें लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ जोड़ते हुए हम प्रदेश को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बनाने में सफल हुए हैं। और बजट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि भारत सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक के द्वारा जो निर्धारित राजकोषीय घाटा FRBM की लिमिट है 3.5, हमारा यह बजट उस सीमा के अंदर 3.46% तक हमारा यह राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने और एक सफलता की उन ऊंचाइयों को प्रस्तुत करता है, जो हमारी इस बात को प्रस्तुत करता है कि सरकार का जो विजन था कि सुरक्षा, विकास और सुशासन, और बजट में है राजकोषीय अनुशासन। राजकोषीय अनुशासन के लिए भी, यानी हमने विकास भी किया है, सुरक्षा भी दी है, सुशासन के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया है, लेकिन साथ साथ अपने बजट को राजकोषीय संतुलन को बनाए रखने के लिए, उस अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ काम किया है और वह आपको इस बजट में भी देखने को मिल रहा होगा। प्रदेश में हम लोगों ने पिछले 7 वर्ष में बेरोजगारी की दर को नियंत्रित करने में भी सफलता प्राप्त की है। जब 16-17 में प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19.2% से ऊपर था,
19.2% से अधिक था। आज ये घट करके 2.4% के आसपास है। यानी हम उसको नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त की है। हमने रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। प्रदेश में औद्योगिक निवेश के नए वातावरण का सृजन किया है। एमएसएमई यूनिट्स को पुनर्जीवित किया है। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय फलक पर एक नई पहचान भी दिलाई है। और उत्तर प्रदेश में जो बैंकों के साथ ऋण जमा अनुपात सीडी रेशो जो यूपी का था, जो 44% था, आज वह बढ़कर के 57% से अधिक हो चुका है। ये चीजें दिखाती हैं कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतर कार्य कर रहा है। प्रदेश में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, युवाओं के उज्जवल भविष्य और अन्नदाता किसानों की समृद्धि पर हम लोगों ने निरंतर फोकस किया है। ये सभी सेक्टर हैं जिन पर लगातार हम लोग कार्य कर रहे हैं। और इस बजट में कुछ चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनमें से कि 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की नई परियोजनाएं भी हम आज इसके साथ जो इस बजट के साथ जोड़ रहे हैं। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान एक नई योजना हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें अपने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के लिए, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उन नए उद्यमियों को प्रदेश के अंदर सरकार उपलब्ध करवाएगी। ये सीमा हम 5 लाख रुपए तक की ब्याज, यानी 5 लाख रुपए तक की पूंजी पर करने जा रहे हैं। उसमें ब्याज मुक्त ऋण हम उन्हें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूसरा, प्रदेश में रोजगार प्रोत्साहन कोष के गठन की कार्रवाई, जिसमें ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की स्कीम को वित्त पोषण की कार्रवाई के साथ हम इसके साथ जोड़ेंगे। राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना यह वाराणसी में करने और 2 मेगा राजकीय आईटीआई की स्थापना और 69 आईटीआई के उन्नयन का प्रस्ताव भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा है। स्पोर्ट्स साइंस एंड इंजरी सेंटर की स्थापना की कार्रवाई भी प्रदेश में है। वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष की स्थापना और आंगनबाड़ी के उन्नयन की, जो लगभग 22,000 से अधिक आंगनबाड़ी हैं और आंगनबाड़ी केंद्र, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में अपग्रेड करने की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। प्रदेश में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने के लिए भी प्रावधान किया गया है, जो लगभग 46 वर्ष के बाद प्रदेश के अंदर पहला ऐसा नया औद्योगिक शहर बनेगा, जो कानपुर और झांसी के बीच में हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। फॉर्चून 500 कंपनियों के लिए एफडीआई पॉलिसी के क्रियान्वयन हेतु भी हमने धनराशि की व्यवस्था की है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने के लिए लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की कार्रवाई को भी हम लोग इस बजट में हम लोगों ने प्राथमिकता दी है। इनोवेशन एंड रिसर्च के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए भी हम लोगों ने यहां पर व्यवस्था दी, बजट में प्रावधान किया है। आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना, 500 बेडेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की कार्रवाई को भी इस बजट में हम लोगों ने प्रदेश की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिस पर जो हमारे पास पोटेंशियल है, वह स्पिरिचुअल टूरिज्म का बहुत बड़ा स्कोप हमारे पास है। अयोध्या है, काशी है, मथुरा वृंदावन है, नैमिषारण्य है, विंध्यवासिनी धाम है,
देवपाटन है, बरेली में नाथ कॉरिडोर है, इनकी थीम पर आधारित अवस्थापना विकास की कार्रवाई, प्रयागराज कुंभ के लिए अभी से प्रावधान करके उन सभी कार्यों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने के साथ साथ कुंभ संग्रहालय की स्थापना प्रयागराज में करने और विभिन्न विकास की योजनाओं के लिए भी अभी से बजट का प्रावधान प्रयागराज कुंभ के लिए हम लोगों ने किया है। निसारनाथ गुह्य सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगेरपुर के लिए, इसके अलावा आजमगढ़ में हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की है। तो अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध केंद्र की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। कृषि हमारा एक प्राथमिक सेक्टर है यूपी जैसे राज्य में, जहां की एक बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। इसमें अन्नदाता किसानों के लिए हम लोगों ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना प्रस्तावित की है। प्रदेश में राज्य कृषि विकास योजना प्रस्तावित की गई है, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। प्रदेश के अंदर जो हमारे लगभग जो प्रदेश के अंदर निजी नलकूप हैं, उनसे जुड़े हुए किसानों को हम लोग बिजली उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए निःशुल्क विद्युत आपूर्ति के लिए भी धनराशि का प्रावधान हमने बजट में किया हुआ है। और उत्तर प्रदेश की खेती को ग्लोबल वार्मिंग से भी उनकी पैदावार में प्रभाव न्यूनतम किया जा सके, इसके लिए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना के लिए भी हर ग्राम पंचायत में स्थापित करने के लिए हम लोगों ने बजट का प्रावधान किया है, जो खेती किसानी के लिए, बागवानी के लिए, किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। वह भी हम इसके साथ करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक यानी जो नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कल्चर लैब, टिश्यू लैब, एग्री टूरिज्म सेंटर की स्थापना की कार्रवाई और मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी हमने पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था इस बजट में प्रदेश के अंदर प्रस्तुत की है। बजट मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो प्रधानमंत्री जी का विजन है कि उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करे, उत्तर प्रदेश का ये बजट उसका प्रतिनिधित्व करता है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश बन सके, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को हम दोगुना करने में सफल हुए, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने में सफल हुए और आज उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था में से एक है। तो स्वाभाविक रूप से यह बजट उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदेश में यह वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रदेश की स्थापना का यानी प्रदेश के उत्तर प्रदेश नामकरण आने के बाद 1950 से लेकर के अब तक, जब 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का नोटिफिकेशन हुआ था, तो उसका ये अमृत काल है। अमृत काल में उत्तर प्रदेश के उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के समय यह बजट उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला होगा। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करने के प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा। और बजट में तो ये थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो सदन में बजट पेश करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और पत्रकारों को उस बजट के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। अब हम पुनः अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। हमारे जो मेहमान हैं, एक इसमें और इजाफा हुआ है। आदर्श कटियार जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रशांत राव, हमारे लखनऊ संवाददाता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजट को लेकर जो उम्मीदें सुबह से चर्चा हो रही थी, प्रशांत राव, हमारे आप लोगों के पास भी आ रहे हैं। प्रशांत राव, जो बजट को लेकर के सुबह से जो उम्मीदें जताई जा रही थी, बजट उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, जल्दी से बताइएगा
हमें मेहमानों के पास भी चलना है। अब बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरीके से बजट से उम्मीद की जा रही थी, उत्तर प्रदेश की जनता उम्मीद कर रही थी, हालांकि विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा था। जैसे ही सदन में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करना शुरू किया, नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बजट काम का होना चाहिए, नाम का नहीं। जिसके बाद लगातार यहाँ वित्त मंत्री हैं, जो बजट अब की बार जो आया 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का बजट पेश किया गया है, जिसमें अगर राजकोषीय घाटे की बात की जाए 3.46% राजकोषीय घाटे का यहाँ पर जो है प्रारूप दर्शाया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो राजकोषीय घाटा है वो अनुशासित है और सरकार के संतुलन में, उसी के तहत ये पारदर्शी तरीके से पूरी ईमानदारी से सरकार ने इस बजट को रखा है और बजट के माध्यम से आम जनता को पूरा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जिस तरीके से वो उत्तर प्रदेश में एमएसएमई के उद्योग को और आगे बढ़ाने को लेकर बात कर रहे थे कि एमएसएमई की इकाइयों को यहाँ और तेजी से संचालित किया जाएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी तेजी से यहाँ संचालित किया गया है। उत्तर प्रदेश के विकास में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, उसको लेकर विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही साथ आप बुंदेलखंड क्षेत्र को उन्होंने विकसित करने को लेकर इस बजट में अहम स्थान दिया है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसको मैं अपने दर्शकों को बताता चलूं, जिसके माध्यम से सरकार ने इस बजट को एक महत्वपूर्ण बजट बनाने का काम किया है। जिसमें खास बात की जाए कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, उसमें खास बात यह है कि इस बार बजट में जो एक महत्वपूर्ण विषय रखा गया है वो है केवल यहाँ पर कि किस तरीके से युवाओं को साधा जाए, उसके साथ ही महिलाओं को साधा जाए, किसानों को साधा जाए, जिसके लेकर अब की बार कृषि के तहत 3 योजनाओं को संचालित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ हर जो है ब्लॉक स्तर पर किसानों के लिए यहाँ रेन जो गेज हैं वो लगाए जाएंगे, वेदर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, ताकि आने वाले समय में लोगों को ये पता लग सके कि कब मौसम खराब होने वाला है, वो अपने फसलों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, वर्षा कितनी ज्यादा होगी, वर्षा का अनुमान स्थिति क्या होगी, उसको लेकर 50 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान रखा गया। हालांकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 50 लाख रुपए कितने काम आएंगे ये तो आने वाले समय में पता लगेगा कि इसका फायदा कितना होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के बजट में यह साफ है कि जो यहाँ पर संतुलन सरकार ने बनाया है वह आने वाले समय में लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवस्थापना के माध्यम से तीर्थ क्षेत्रों को विकसित करने को लेकर भी यहाँ प्रारूप तैयार किया है और सरकार ने उसको लेकर बजट भी दिया है। प्रशांत राव, हम आपको रोकना चाहेंगे। कुशीनगर में पिछले बजट में यह हुआ था कि 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी और कृषि विश्वविद्यालय वहां पर प्रस्तावित था। उस संबंध में कुछ इस बजट में कहा गया है या नहीं, और क्या वहां पर जो बजट में प्रावधान था कुशीनगर के लिए कि वहां पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, उस क्षेत्र में कुछ काम भी हुआ है या नहीं? बिल्कुल, देखिए कुशीनगर के कृषि विश्वविद्यालय की बात की जाए, हालांकि सरकार ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने को लेकर अब की बार का जो बजट रखा है वो काफी ज्यादा रखा है। 3 नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें कृषि अनुसंधान, कृषि उन्नयन को लेकर सरकार ने बजट का प्रावधान किया है। हालांकि कहाँ, अगर चाहे कुशीनगर की बात की जाए या फिर बांदा की बात की जाए, अन्य जगह जहां कृषि महाविद्यालय हैं वहां उनको किस तरीके से बजट आवंटित किया जाएगा, हालांकि टोटल बजट प्रदेश का है। इसके बाद अन्य तरीके के जो यहाँ पर योजनाओं को संचालित किया जा रहा है उसको बजट आवंटित किया जाएगा। कुशीनगर की बात की जाए, कुशीनगर का क्योंकि ये पेंडिंग में पड़ा हुआ कार्य है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट किया है। अब ये कृषि मंत्रालय उसको आगे से किस तरीके से कार्य योजना में शामिल करेगा ये तो इस बजट के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन कृषि के लिए जिस तरीके से सरकार ने अब की बार 2400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, इसमें जरूर है कि जो पूर्व में पेंडिंग पड़ी योजनाएं हैं उनको पूरा किया जा सके। कुशीनगर का कृषि विश्वविद्यालय इसको विकसित करने को लेकर सरकार ने पहले वादा किया था और इस बजट के माध्यम से उसे पूरा किया जाएगा। चलिए ठीक है, हम आदर्श कटियार जी के पास आते हैं। कांग्रेस नेता हैं, बड़ी देर से जुड़े हुए हैं। माफी चाहेंगे हम सभी मेहमानों से क्योंकि थोड़ी बहुत देर तक आपको इंतजार कराना पड़ा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो भी अपने दर्शकों को सुनवाना था, इसलिए हमें क्षमा कीजिएगा। लेकिन अब कांग्रेस नेता आदर्श कटियार जी के पास आना चाह रहे हैं। आदर्श कटियार जी, इस बजट को जो अभी पेश हुआ है, 8वां योगी आदित्यनाथ का 8वां बजट इसे कह सकते हैं सरकार का, किस रूप में कांग्रेस देख रही है इस बजट को? जल्दी से सर। बजट क्योंकि आईना होता है पूरी साल का, और मैं चूंकि किसानों के बीच में रहता हूँ, किसान का पुत्र हूँ, इसलिए मुझे हताशा नजर आ रही है। स्थिति ये है कि जो वादे थे मुख्यमंत्री जी के कि मैं किसानों की बिजली फ्री कर दूंगा, किसानों को बिजली के पैसे नहीं देने पड़ेंगे, जैसे पिछली सरकार में
आम पाथी नहीं लग रही थी किसानों से, उस आम पाथी का भी प्रावधान है, और बिजली बिल माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है। इधर अभी पिछले महीने हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी ओटीएस की, उस ओटीएस के माध्यम से भी किसानों को वो लाभ नहीं मिल पाए जो मिलने चाहिए थे, बल्कि जो लाइनमैन है, जेई है, एई है, उन लोगों ने प्रताड़ित किया किसानों को, परेशान किया। इस तरीके से बजट अच्छा है, मैं बजट की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन किसानों के, क्योंकि किसान इस प्रदेश में 50% से ज्यादा है, तो किसानों की तरक्की और खुशहाली ही प्रदेश की तरक्की और खुशहाली है। दूसरा रोजगार की बात है, रोजगार का कोई बहुत अच्छा बजट हम रोजगार पे आएंगे, घूम के आएंगे, रोजगार पे भी घूम करके आएंगे हम। तब तक हमारे साथ बीजेपी नेता प्रमोद कुमार दीक्षित जी हैं। जैसा कि अभी किसानों की बात कर रहे थे और बजट को बढ़िया भी बता रहे थे कि हम आलोचना, बजट की आलोचना नहीं करेंगे, हमारे कांग्रेस नेता आदर्श कटियार जी, लेकिन उनका कहना है कि किसानों को विशेष रूप से इस पर ध्यान देना चाहिए था, किसानों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से किसानों पर ध्यान दिया गया है, और हमारे संवाददाता प्रशांत राव ने भी जो बातें कही हैं कि रेन गेज वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, 75 जिले हैं, हर जिले में होगा, ये किस तरह से हो पाएगा, संभव कैसे है? पैसे तो कम पड़ेंगे ना अगर जो हर जिले में एक एक स्टेशन स्थापित हो तो। जी प्रमोद जी, सवाल आपसे ही है। जी मैं वही बोल रहा हूँ। ऐसा है कि जो उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के प्रति बहुत अपना सकारात्मक रुख अख्तियार किए हैं। इसके कारण देखिए कई बार ये हुआ है कि इन लोगों को, जो जैसे कांग्रेस को तो थोड़े दिन से, काफी अरसे से, दशकों से इनकी सरकार यहाँ नहीं रही, तो इनको इनकी न तो किसानों की दिक्कतें मालूम है, क्या किसानों का उत्थान हुआ ये भी नहीं मालूम है। इनको एक विरोध के कारण विरोध करना है, तो विरोध के जो ये अपना विरोध मिला के प्रस्तुत करते हैं, वास्तव में अगर ये लोग ईमानदार हो जाएं, सच पर स्थायी भाव से खड़े हो जाएं, तो इनको इस सरकार का, किसानों को, किसान यदि खुश नहीं है, किसान यदि अपने किसी प्रकार की सम्मान निधि से, चाहे छोटे किसानों को जो केंद्र सरकार की योजना है अन्न वाली, उससे अगर लाभ नहीं मिल रहा होता, तो आप समझ रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस प्रकार बार बार इतने बड़े बहुमत से लौट आती? आप एक बात समझ लीजिए कि इस समय की जो वर्तमान सरकार है, चाहे तो केंद्र की सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो किसानों के प्रति इतना चिंता करती है। एक चीज जो लोग बार बार उठाते हैं कि गायों का, छुट्टा जानवरों का वो नहीं हो पा रहा है, इसके लिए उन्होंने गायों के आश्रय बनाए हैं, उनमें व्यवस्था की गई है, उसको बजट दिया गया है, उनके खेती की, उनकी खेती में जानवरों का नुकसान न हो, इसके लिए प्रावधान किया गया है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस सरकार के लोग जिस प्रकार समाज के प्रति और दुर्भावना से ग्रसित होकर ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करते थे, इनका पहले कहते थे कि हमको, इनके नेताओं ने कहा पहले, चलिए ठीक है, राम मंदिर में निमंत्रण नहीं मिला। चलिए ठीक है, उस पे आएंगे। हम लोग बजट पे चर्चा कर रहे हैं, राम मंदिर पे चर्चा कर लेंगे कभी। हमारे साथ अर्थशास्त्र के प्रोफेसर दिनेश यादव जी जुड़े हुए हैं, बहुत देर से जुड़े हुए हैं और कह सकते हैं कि बहुत इंतजार करा लिया इनसे, माफ कीजिएगा, लेकिन सवाल आपसे यही है कि जो 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए हर जिलों में, इस बजट में है, क्या आपको लगता है कि ये उपयुक्त है? इतने हो जाएगा? देखिए देवेंद्र जी,
एक कहा जाता है कि एक शुरुआत की गई है, आगे आने वाले समय में उम्मीद है कि नहीं इस पे और ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक शुरुआती कदम है, शुरुआत में पहली बार ये देखा गया है, किया जा रहा है प्रयास इसके लिए। हम यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहेंगे कि सरकार ने 2 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज और एक वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, जिससे कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों एक साथ आ रही हैं। तो नए डॉक्टर्स को आगे बढ़ाया जाए, उनको पढ़ाने लिखाने का, या फिर एक और भी यहाँ पे मेंशन करने वाली बात है कि नहीं, जो टियर 1 के टियर 2 के हॉस्पिटल से उनको टियर 1 में कन्वर्ट करने की बात की गई है, कि उनको टियर 1 में कन्वर्ट किया जाएगा, जिससे वहाँ पे सुविधाएं और बढ़ेंगी और उनकी बेड की जो व्यवस्था है वो इंक्रीज होगी। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे माननीय वित्त मंत्री जी ने काफी ध्यान दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को हम एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में डेवलप कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी का भी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, जो आगरा एक्सप्रेसवे है उसको हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने की बात कर रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ी रफ्तार मिलेगी और पूर्वांचल के लोगों को आगरा या फिर दूर के लोगों को राजधानी पहुंचने में, या फिर जो कहते हैं कि विकास का जो रास्ता है वो एक्सप्रेसवे से होकर गुजरता है, तो ये काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा। तो इसके लॉन्ग टर्म अगर हम देखें, दीर्घगामी इसके फायदे हमको मिलने की संभावनाएं हैं, मिलेंगे। अच्छा, एक चीज एक और मेंशन में करना चाहूंगा, पिछले 2-3 बजट से देखा जा रहा है जिसकी लोग उम्मीद करते हैं कि लोक लुभावन बजट हो, बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणाएं नहीं की जा रही है। इसका एक मेरे हिसाब से लगता है कि कोविड के बाद से एक थोड़ा सा बदलाव आया है और सरकार एक लॉन्ग टर्म अप्रोच को लेकर के चल रही है, न कि शॉर्ट टर्म में किसी को बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश है, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में लोगों को अवस्थापना विकास के तरह से कहिए तो कि बातें की जा रही हैं कि अवस्थापना हम विकास करें और लोगों को लॉन्ग टर्म में हम रोजगार के अंतर्गत लाते हैं और देश का प्रदेश का विकास होगा। इसके अलावा एक चीज मैं और कहना चाह रहा था कि नहीं, सरकार जो योजनाएं ला रही है, चाहे जो योजना, उन पे आप देखिए कि बहुत ज्यादा कोई विशेष योजनाएं नहीं चलाई गई हैं। जो पहले से योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके ऊपर खर्चे को बढ़ाया गया है। तो ऐसे जैसे अभी आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे बात कर रहे थे कि 50 करोड़ रुपए क्या 75 जिलों के लिए एनफ है, क्या उनके लिए हो सकता है? तो हमारा ये मानना है कि नहीं, जो लग रहा है कि आगे आने वाले समय में एक शुरुआत की गई है, आगे आने वाले समय में इस पे और खर्चे को बढ़ाया जाएगा। जी, खर्चे को बढ़ाया जाएगा। एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, यहाँ पर अगर जो देखा जाए कि राजकोषीय घाटा ये हुआ है कि 3.46%, ये इतना रखा गया है राजकोषीय घाटा। अब सवाल आपसे ये है कि अगर जो घाटा है तो इसे ये कहा जा रहा है कि ये घाटा बहुत ही संतुलन में है, अपने अनुशासन में है, सरकार के अनुशासन में, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। तो ये अनुशासन में रहने का मतलब क्या है? ये कहीं से पूरा करेंगे, कर्ज लेंगे या फिर टैक्स बढ़ाएंगे तभी तो ये पूरा होगा? नहीं, खर्चे बढ़ाए जाएंगे। देखिए, राजकोषीय घाटा किसी भी प्रदेश या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के जो वित्तीय अनुशासन है उसको प्रदर्शित करता है, और उस वित्तीय अनुशासन को प्रदर्शित करने के बाद में देखें तो FRBM एक्ट लाया गया था 2003 में, और उसमें ये प्रावधान किया गया था कि जो राजकोषीय घाटा है वो हमारी कुल बजट का 3.5% का एक मानक तय किया गया था कि उसके अंडर ही रहना चाहिए। उससे ज्यादा का अगर घाटा होता है तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता है। हमारी प्रदेश सरकार ने अगर देखें तो 3.46 जो अनुमान व्यक्त किया गया कि 3.46% हमारा राजकोषीय घाटा है। तो इस तरीके से राजकोषीय प्रबंधन को एक काफी अच्छे ढंग से यूटिलाइज किया और राजकोषीय घाटे को काबू में रखा गया है। कोविड के बाद देखेंगे तो राजकोषीय घाटा, अगर हम देश की बात करें तो देश में भी काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा था, 9% पे कंट्री के
का चला गया था हमारे भारत का राजकोषीय घाटा। लेकिन अगर आप केंद्र सरकार के बजट का देखेंगे तो 5.12% था, 5.12%। वैसे ही अब यूपी सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे में काफी सुधार किया है और 3.46 का लक्ष्य को हासिल किया है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो FRBM एक्ट के थ्रू प्रावधान किए गए थे उसको हमने हासिल कर लिया है। हम प्रशांत राव के पास जाना चाहेंगे, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। किसानों के लिए और क्या नई व्यवस्थाएं इस बजट में की गई हैं? देवेंद्र जी, अगर किसानों के लिए बात करें तो इस बार सरकार ने तमाम योजनाएं चलाई हैं जिसमें उन्होंने टोटल 2400 करोड़ का बजट रखा है। अगर इस बजट पे ध्यान रखा जाए, इसमें खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कृषकों के निजी नलकूपों में रियायत के लिए विद्युत आपूर्ति 2400 करोड़ रुपए का यहाँ प्रावधान किया है और ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके साथ ही 3 नई योजनाएं चलाए जाने को लेकर भी सरकार ने वादा किया है कि 3 नई योजनाएं चलाई जाएंगी और जिसमें अगर बात की जाए तो उसमें खासकर कृषि प्रोत्साहन के उद्देश्य 3 योजनाएं जो प्रारंभ की जा रही हैं वो राज्य कृषि विकास योजना, वैश्विक बैंक सहायतित यूपी एग्रो योजना एक संचालित की जाएगी। इसके साथ ही साथ प्रदेश के सभी विकास खंडों एवं ग्राम पंचायतों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और ऑटोमेटिक रेन गेज की स्थापना करने को लेकर प्रावधान रखा गया है। अगर तीनों योजनाओं की बात की जाए तो प्रथम और द्वितीय और तृतीय क्रमशः में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था, द्वितीय योजना में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था और तृतीय योजना में 60 करोड़ रुपए की व्यवस्था यहाँ प्रस्तावित की गई है। हालांकि पिछली बार सरकार ने 900 करोड़ रुपए किसानों का यहाँ पर बिजली जो बकाया भुगतान था उसको माफ करने को लेकर यहाँ दिया था, लेकिन इस बार इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि किसानों को उम्मीद थी कि बिजली रियायत दर में उनको फायदा मिल सकता है, जो सिंचाई हेतु जो बिजली लगती है उसमें कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन इस बार इसको नहीं रखा गया। उसकी खास वजह थी कि राजकोषीय घाटा और ज्यादा न बढ़े। हालांकि कृषि प्रोत्साहन को लेकर सरकार ने जिस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं उसमें 2400 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान किया है। साथ ही साथ अगर देखा जाए कि 200 करोड़ और 60 करोड़ 460 करोड़ की एक अतिरिक्त व्यवस्था की है। यह 25% से ज्यादा का बजट अब की बार किसानों के लिए दिया गया है। जी देवेंद्र जी, 25% से ज्यादा का बजट कृषि क्षेत्र को दिया गया है। आदर्श कटियार जी कैसे देख रहे हैं इसको? जी आदर्श कटियार जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आदर्श कटियार जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हम प्रमोद कुमार दीक्षित जी की ओर रुख करेंगे। जल संरक्षण कृषि पर 25% का बजट रखा गया है। आप तो बिल्कुल कहेंगे कि ये ठीक है, अच्छी बात है और जो है ये होना चाहिए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो पूंजी यूपी एग्रो के लिए 200 करोड़ और अलग से राज्य कृषि अन्य योजनाओं के लिए, प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 200 करोड़ की जो बात की गई है, इनमें से कृषि के जो प्रोत्साहन के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या वास्तव में ये प्रोत्साहन जो है वो मिल पाता है सुचारू रूप से किसानों तक, किसानों यानी कि लाभार्थियों तक पहुंच पाता है ये प्रोत्साहन? अगर किसानों तक या लाभार्थियों तक पूरा पहुंचने के लिए माननीय योगी जी ने, माननीय मोदी जी ने एक नया इंतजाम किया। पहले राजीव गांधी के समय में राजीव गांधी ने कहा था कि जो 1 रुपया हम भेजते हैं वो 85% इधर उधर चला जाता है, 15% पहुंचता है। आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और जो हमारे माननीय योगी जी हैं, मुख्यमंत्री जी, वो सोच कर कहते हैं कि हम जितना पैसा भेजते हैं उतना ही लाभार्थी तक पहुंचता है। आप समझ लीजिए कि चाहे ये शौचालय बने हों, चाहे आज तक के इतिहास में सबसे कम भ्रष्टाचार के आरोप इन सरकारों पर लगे हैं, वर्तमान सरकारों पर। उसका एक कारण है कि ये लोग जो आज के नेता हैं ये उस तरह से देश को एक मिशन के तहत ले रहे हैं। ये प्रदेश को माननीय योगी जी एक मिशन के तहत विकास
विकसित प्रदेश बनाने के लिए, स्मार्ट प्रदेश बनाने के लिए एक मिशन की तरह ले रहे हैं। उन लोगों के पास और कोई काम नहीं है, उनको अपने बच्चों के लिए धन संग्रह की आवश्यकता नहीं है। वो लोग जो कुछ भी कर रहे हैं आज दुनिया में, उत्तर प्रदेश, अयोध्या की और भारत की 7,000 गुना बढ़ी है, सैकड़ों गुना नहीं, हजारों गुना बढ़ी है। तो इसका एक ही उद्देश्य है कि जब कोई नेता, जब कोई कहना चाहिए कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग अगर ईमानदार होते हैं तो उनके किए और करे में, कहे और किए में अगर फर्क नहीं होता है अब तो उसका लाभ आम पब्लिक को, आम जनता को, प्रदेश को और देश को मिलता है। जैसे आज की तारीख में अगर योगी जी कोई बात कहते हैं, अगर गुंडे के संबंध में कर दें तो गुंडे उसको समझते हैं कि इन्होंने जो कहा है यही करेंगे। इसका कारण है कि उत्तर प्रदेश में गुंडई नाम की चीज समाप्त हो गई है। बिल्कुल, कानून व्यवस्था पर भी शिकंजा कसा है और लगातार उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर जा रहा है और बजट भी ऐसा है जो लगातार दिखा रहा है कि हाँ प्रगति की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर जुड़े हुए थे उन्होंने भी साफ साफ कहा है कि बजट अच्छा है, ठीक है। हमारे अर्थशास्त्री महोदय ने भी इसे अच्छा ही बजट कहा है, बढ़िया बजट कहा है। तो अब वक्त हमारे पास नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप जुड़े और इतनी अच्छी जानकारी दी और बातें की, विश्लेषण किया। तो कुल मिलाकर के यह देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में बजट पेश हो गया है। उत्तर प्रदेश का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत हो गया है। सुरेश खन्ना जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने यह वार्षिक वित्तीय विवरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। 7.36 करोड़ का बजट, 1000 करोड़ का यह बजट है। और कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा सकता है तो इससे देश या कि प्रदेश प्रगति की ओर अग्रसर होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है।